कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। किसी तरह बची सरकार। टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला। पूरी तरह से फंसी सरकार। कोयला खदान आवंटन घोटाला। क्या अब नहीं बचेगी सरकार? कुर्सी नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। सत्ता किसे मिलनी है ये तय जनता को करना है। लेकिन सियासत के खेल में जब मुद्दे उछलते हैं तो सत्ता को लेकर सबके सपने भी कुलाचे भरने लगते हैं। कोयले के खदान में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ तो सवाल आज ये उठने लगे कि क्या इस घोटाले में फंस जाएगी केंद्र सरकार। आज हमारा हल्ला बोल उसी घोटाले और घोटाले पर गरमाती अजीबोगरीब सियासी तिकड़म पर। सीएजी की माने तो इस कोयले ने 1,76,000 करोड़ को जला डाला। अब अगर गैर कांग्रेसी सियासी पार्टियों की माने तो ये कोयला सरकार को भी झुलसा सकता है। अगर वो इस मसले पर खुलकर नहीं बोल सकते तो कम से कम मन में तो अरमान पाले बैठे ही है कि कब ये सरकार गिरे और कब वो सरकार बना ले। तमाम ऐसी पार्टियों के हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह से विपक्षी पार्टी तो ताल ठोक कर बैठे ही थे, अब यूपीए का साथ देने वाले मुलायम भी सरकार बनाने के सपने संजोने लगे हैं। हम आपको अगले 35 सेकंड में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की एक बात सुनाने जा रहे हैं। जरा ध्यान लगाकर उन बातों को सुनिएगा। ये बातें आने वाले दिनों में होने वाली सियासत के लिए बेहद खास और असरकारी होने वाली है। ये जिम्मेदारी संभालना है समाजवादी पार्टी का। सत्ता में बैठ करके राष्ट्रीय सरकार एक ऐतिहासिक फैसला होगा तो केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राज्यों के सूबों तक सीमित नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को संकल्प करना पड़ेगा और यहाँ फैसला करना पड़ेगा और अपने मजबूती के साथ, विश्वास के साथ पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी को ले जाना है। सुना आपने, मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं के सामने ताल ठोक रहे हैं अब केंद्र में सरकार बनाने की। मुलायम सिंह यादव बेहद खफा है उस कांग्रेस पार्टी से जिसे उन्होंने हर मोर्चे पर संकट से उबारा है। आज मुलायम सिंह यादव कांग्रेस को भ्रष्टाचार और घोटालों से घिरी पार्टी मान रहे हैं। आज वो कहते हैं कि कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। हाथ पर मुलायम सख्त होने वाले हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, कांग्रेस पार्टी सरकार, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी, उसको आप दे रहे हैं, उनका मनोबल भी टूटा हुआ है और कोई ऐसा काम जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी वर्ग के लिए नहीं कर रहे हैं। और इतने घोटालों की चर्चा, इतने घोटाले, सही घोटाले हैं। ये वही मुलायम है जो चंद रोज पहले तक मनमोहन सरकार के साथी बने बैठे थे। ये वही मुलायम है जो खुद को यूपीए का साथी बताया करते थे। लेकिन आज न जाने सियासत में क्या हो गया कि मुलायम ने खुद को विपक्ष में बैठा बता दिया। जरा ध्यान से सुनिएगा नेताजी की बातों को। इसके सामने एक चुनौती हम सबके सामने है और विशेषकर हम लोग जो विपक्ष में हैं, उनके दल के जो कारनामे हैं, उन कारनामों को हम नापसंद करते हैं, वो देश के हित में नहीं। ममता बनर्जी के राज्य में आते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के सुर और स्वर दोनों परिवर्तित नजर आए। अब तक समय समय पर कांग्रेस का साथ देने वाली समाजवादी पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। भले ही कार्यकारिणी में फैसला कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी यूपी में बने माहौल का पूरा फायदा उठाना चाहती है।
सवाल ये है कि आखिर चंद रोज में मुलायम के तेवर बदल क्यों गए? समझना बहुत हो जाएगा अगर 3 बातों पर ध्यान दें। यूपी में मिला एसपी को भारी समर्थन, कोयला घोटाले में घिरी केंद्र सरकार, गैर कांग्रेस बीजेपी दल एक मंच पर। सियासत की इन 3 घटनाओं ने मुलायम सिंह यादव को ये भरोसा दिला दिया है कि अगर केंद्र सरकार जल्द से जल्द गिर जाए तो बहुत मुमकिन है कि वो तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर केंद्र में सरकार बना ले और यूपीए सरकार से पहले से नाराज ममता बनर्जी इस पूरे खेल में उनकी मदद भी कर सकती हैं। मुलायम को केंद्र सरकार के गिरने का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि कोयला घोटाले को लेकर बीजेपी ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद का पूरा सत्र हंगामे में बर्बाद हो गया और अब विपक्ष की लड़ाई संसद के बाहर भी जारी है। मुलायम ने देखा कि कैसे बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर एक बार फिर अपनी नाराजगी जताई है। Leaders of the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the chairman of the Public Accounts Committee who has to examine every report of the CAG. We all jointly came to request him that while our battle against corruption will continue against the government in parliament and outside parliament, we had come to the Rashtrapati because it is his duty as defender of the constitution to intervene if any constitutional institution is sought to be undermined or weakened. Therefore we had come. जाहिर है मुलायम सिंह यादव मन ही मन ये मान बैठे हैं कि कोयला खादान से उठी आग में केंद्र सरकार झुलस जाएगी। उन्हें भरोसा इस बात का भी है कि जितनी जल्दी केंद्र सरकार गिरती है उन्हें उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जाहिर है आंकड़ों के फायदे नुकसान को लेकर ही मुलायम की सियासत बदलने लगी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। राजीव प्रताप रूडी जी जो कि सांसद है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबिर अली साहब जो कि राज्यसभा सांसद है जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कुछ ही देर में रेणुका चौधरी जी भी हमारे साथ सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ जाएंगी। अबू आजमी साहब भी हमारे साथ बस जुड़ ही रहे, समाजवादी पार्टी नेता सीधे कोलकाता से। सबसे पहले राजीव प्रताप रूडी जी आपके पास आते हुए, संभावनाएं तलाशने की इस जंग में सबसे आगे की कतार में तो आप ही लोग खड़े हैं। राष्ट्रपति से भी मुलाकात आज आपकी हुई है। सवाल यह है कि राज्य सरकारें जिन पर बेईमानी का आरोप है, जहां पर आपकी पार्टी सत्ता में है, उसको लेकर ईमानदारी आप क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं आदर्श बनाते हैं? आदर्श बनने से कौन रोक रहा है आपको? देखिए, आप पहले से ही अपना सवाल वैसे भी कई टीवी चैनलों का ये अभियान है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रारंभ किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस अभियान को कमजोर करे। और इस तरह के टिप्पणियों से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चैनल के खास सवाल ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ऐसा समर्थन दिखे कि कांग्रेस शासित राज्य और विशेष करके देश के प्रधानमंत्री जिसने 145 ब्लॉकों का आवंटन किया है, जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, उसे कहीं ना कहीं उसे कमजोर करने का प्रयास करता है। हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया है कि कोयला जो है वो सेंट्रल मिनरल है और उसके लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और इसी सरकार ने, इसी प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि जब निजी कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी तो जरूरी है कि इसकी नीलामी के द्वारा आवंटन किया जाए। और उसी के क्रम में उन्होंने 2005 से लेकर 2012 तक 8 साल लगा दिए, लगभग 7 साल लगा दिए इस कानून को बनाने में, और स्वयं इस कोयले के खदानों के आवंटन का हस्ताक्षर करते रहे। आज उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है? भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2006 तक केंद्र सरकार ने जितनी राज्य सरकार की आपत्तियां थी, चाहे वो अपने राज्य के लिए लेना चाहती थी, वो उन सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। आज तो आरोप देश के प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा है और प्रत्येक दिन इतने सारे प्रमाण निकल रहे हैं जिसमें कांग्रेस शासित जो मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार के जो मंत्री हैं या उनके सांसद हैं, उनके खिलाफ प्रत्येक दिन आरोप निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बड़े आरोप को, जिसे सीएजी ने भी प्रमाणित किया है कि 1,87,000 करोड़ की लूट हुई है या निजी कंपनियों को फायदा हुआ, यह सीधा सीधा आरोप देश के प्रधानमंत्री पर है। और आज तक देश के प्रधानमंत्री आरोप कभी
दूसरे पर करते रहते थे। आज वो खुद आरोपों के घेरे में है। आपने अपनी तरफ से तमाम बातें राजीव जी कह दी, वो क्लीन चिट अपने आप आपने अपनी तरफ से तमाम बातें राजीव जी कह दी, लेकिन भ्रष्टाचार बड़ा या छोटा, चर्चा करके इस बड़े मुद्दे को खत्म नहीं किया सकते। भ्रष्टाचार बड़ा या छोटा या आरोप बड़ा या छोटा नहीं होता है। सवाल यह है कि अगर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी की बात होती है तो आप मीडिया पर सवाल खड़े कर देते हैं, उसे अभियान मानते हैं, जो कि गलत है। ऐसे ही सीधे सवाल रेणुका जी से भी पूछे जाएंगे। बता दीजिए कहाँ हुआ, आप बताइए क्यों छत्तीसगढ़ पर भी उंगलियां उठी है? तमाम ऐसे राज्य में पूछ रहा हूँ, आप मुझे उदाहरण तो दीजिए। मैं आपको छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ पर अजय संचेती का नाम बार बार आता रहा है। सीधे रेणुका जी के पास चलते हैं। ये तमाम गंभीर आरोप है राजीव जी, जो कि उतने ही संजीदा है। क्या आरोप है कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। अजय संचेती की तरफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। हम अगर सिर्फ इसी पर बहस करेंगे तो 1 घंटा जाया हो जाएगा। सीधे चलते हैं रेणुका चौधरी जी के पास। रेणुका जी, सवाल ये है, नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ बताइए जरा, हम लोग भी समझे। नहीं, सवाल सिर्फ इतना है राजीव प्रताप मोदी जी, चलिए उनको बता दीजिए चांस। सवाल है कि इन सरकारों ने जो आवंटन में पक्षपातपूर्ण रवैया कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अपनाया, ये आरोप है। अगर आपको लगता है कि इन तमाम सवालों पर हंसकर इन्हें टाला जा सकता है तो ये गुरूर अच्छी बात नहीं है। सीधे रुख करते रेणुका जी का। रेणुका जी, सवाल ये नहीं है कि देश कैसे चल रहा है, सवाल ये है कि देश को क्या ऐसे ही चलना चाहिए। क्या ये सरकार एक के बाद एक तमाम कांग्रेसी नेताओं के नाम सामने आने के बाद भी नैतिकता की बात जरा सी कचोटती नहीं है इस सरकार को? देखिए, बात ये है, ये जो भी इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा आज के दिन, वो खुद ही कह रहे कि आरोप है। मैं ये कह रही हूं, मैं इनसे सवाल ये एक ही बात पे पूछ रही हूं कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको इतनी जानकारी है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बहस करें? क्यों भाग गए पार्लियामेंट से? क्या लोगों का अधिकार नहीं होती है कि ये सुनने के लिए और समझने के लिए कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं इन आरोपों के बारे में? हम तो तैयार थे। आप इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, हम तो तैयार थे कि हम पार्लियामेंट में आएंगे, बोलेंगे, ताकि देश भर लोग सुनेंगे और समझ में आएगी कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है, वास्तव क्या है। मगर ये लोग तो तैयार नहीं थे, उंगली उठा के हमारे तरफ इशारा कर रहे हैं। ये क्यों भाग गए? जाहिर साहब का नाम हो या फिर संतोष बागरोडिया का नाम हो, MOS कोल्ड रह चुके हैं। ऐसे तमाम लोगों के नाम सामने आना भी कांग्रेस पार्टी को परेशान नहीं कर रहा है इस वक्त? आपको नहीं लगता है कि नैतिकता का एक बहुत बड़ा सवाल है, बजाय इसके कि नीतियों की बात जो 8 साल की देरी की गई नीलामी की बात लागू करने में, ये तमाम तो सवाल तो जस के तस बने हुए हैं ही। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आपके पास भी साबिर अली जी मैं आऊंगी, लेकिन एक सेकंड, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है राजीव जी जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। नीलामी के खिलाफ जो ये मुख्यमंत्री थे, कुछ कथित हुए बीजेपी शासित राज्यों के, क्यों नीलामी का विरोध कर रहे थे? जी, देखिए, 2 विषय है। रेणुका जी कह रही थी बहस से। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया है। सड़क पर उतर करके देश में लाखों करोड़ का लूट कर लेंगे और फिर कहेंगे कि हमारे पास संख्या है, सदन में चल के बहस कर लो और हमारी वोट करा लो। यानी कि आजकल जो कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार है, मनमोहन सिंह, इन्होंने पार्लियामेंट का फोरम ऐसा बना लिया है कि अपने अवैध, अपने हरकतों को, अपने चोरी को मैडम जी जरा सुन लीजिए, आपसे बोल रही थी। तो इन्होंने पार्लियामेंट का फोरम को इस्तेमाल करने की जो अपना करप्शन है, जो अपनी बेईमानी है, उसकी वैधता स्थापित करने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नया तरीका कि चलो सड़क पर डकैती हो गई, सड़क पर लूट लिया, पार्लियामेंट में फैसला करते हैं कि हमारे पास जी मैम, आप फिर सुनती क्यों नहीं? कोयला गिराएगा क्या सरकार? यही है बड़ा सवाल। तीसरे मोर्चे की तैयारी जो दिख रही है, उस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। कोयला घोटाले पर अभी तक बहस पक्ष और विपक्ष से हो रही थी, लेकिन अब सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ अबू आजमी साहब जुड़ गए हैं कोलकाता से। अबू आजमी साहब, चुनाव खत्म नहीं हुए थे उत्तर प्रदेश के, और उसी के बाद से मुलायम सिंह यादव ने ऐलान करना शुरू कर दिया था कि मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दो। आपको लगता है कि हवा आपके पक्ष में है, जल्द से जल्द कुछ जादू की छड़ी चले, चुनाव हो और आपकी पार्टी सत्ता में आने के सपने देख रही है इस वक्त? नहीं, हमारी पार्टी सत्ता में आने के सपने जरूर देख रही है, और सपने तो बड़े ही देखना चाहिए, छोटा देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारी गाड़ी उत्तर प्रदेश से निकल चुकी है और 2014 में दिल्ली पहुंचने वाली है, दिल्ली पे कब्जा करेगी। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार में दोनों बिल्कुल लिप्त हैं। इनकी दोनों की सीटें कम हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं।
और हमने निवेदन कर दिया है, वो जो कांग्रेस के साथ जो अलायंस में दूसरी पार्टियां हैं उनसे कहा गया कि छोड़ दो इनका साथ, अभी से तौबा कर लो। ये लोग सब भ्रष्टाचारी कोई है, कोई जो है आज करप्शन में लिप्त है। आने वाला जो 2014 का इलेक्शन है वो मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा करने का संकल्प ले रहा है। आज बैठकर कलकत्ता में आज ये तय हो रहा है, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है, करो या मरो, आज से निकल जो अपने इलाके में। अगर इलेक्शन कल भी अनाउंस हो जाता है तो समाजवादी पार्टी को ये भी समझा दीजिए कि आखिर कैसा रिश्ता है। कभी आप यूपीए के साथ होते हैं, समर्थन देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम तो इन्हीं का साथ देंगे, फिर ये भी कह देते हैं कुछ दिन बाद आपने ममता बनर्जी को एक तरह से दगा दिया था, उनके साथ बात हुई, फिर राष्ट्रपति चुनाव के एंड वक्त पर आप बिल्कुल ही पलट गए थे इसी सरकार को समर्थन देने के लिए। अब आप इसके गिरने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी से मीटिंग हो रही है कोलकाता में, ममता बनर्जी से भी आपकी मुलाकात हो रही है? कोलकाता में हमारी उनसे बैठक हो रही है, पुरानी बातें हम लोग सब भूल रहे हैं। हाँ। रेणुका जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगी, क्योंकि आप मुस्कुरा रही हैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगी। लेकिन एक बार साबिर अली साहब एक छोटा सा जवाब ब्रेक आ रही हूँ सर, आपके पास आऊंगी जरा, एक बार साबिर अली साहब के पास चलते हैं। कुछ सपने तो पटना में भी देखे जा रहे हैं साबिर अली साहब, सपने तो बुने जा रहे हैं पटना में भी। गुजरात में आपने अलग चुनाव लड़ने की ठान ली है। अच्छा ठीक है, बात कर लीजिए उनसे आप। देखिए ऐसा है, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, और राजनीति में जो लोग रहते हैं सपना देखने का काम करते हैं, वो चाहे पार्टियां छोटी हों या बड़ी। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पार्टी की तरफ से किसी शख्स ने ये न कहा है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, ना ही नीतीश जी ने कहा है, ना ही शरद जी ने कहा है, ना मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी के किसी और लीडर ने कहा है। जहां तक सवाल इलेक्शन अलग लड़ने के, हमारी पार्टी बीजेपी से दूसरे प्रदेशों में भी अलग लड़ी है, और केंद्र में हम उनके साथ हैं, बहुत मजबूती के साथ हैं, और हर प्रदेश की अलग अलग सिचुएशन है, और पार्टी को व्यापक करने का हर पार्टी को यह हक है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर जो मतभेद है वो भी पिछले दिनों खुलकर सामने आ गए हैं। एक आजकल विज्ञापन टेलीविजन पर बहुत चल रहा है, और वो विज्ञापन ये कहता है कि क्या मन में लड्डू फूटे। तमाम पार्टियों की अभी यही स्थिति दिखती है, सबको लग रहा है कि बस सरकार गिरी और उनका मौका लगा। आज हल्ला बोल कोयला घोटाले और घोटाले के बाद गर्माती सियासी तिकड़म पर है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जरा नजर डाल लेते हैं आंकड़ों के नजरिए से, क्या सरकार गिरेगी? जिस तरह का रुख अब समाजवादी पार्टी का दिख रहा है, यूपीए के पास 270 है, जरूरी है बहुमत के लिए 272 सीट, बीएसपी की 21 सीटें हैं। अभी जो समर्थन के हिसाब से उनके पास आंकड़े हैं 317 है, समाजवादी पार्टी के 22 है, आरजेडी के 4 है, बीएसपी की तरफ से 21 सांसदों का समर्थन है, 251 उनके अपने हैं यूपीए के। ये बाहर से समर्थन की बातें हम कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी हट जाए, ये बीएसपी देखिए 21 सीटें, आरजेडी 4, तो फिर भी सरकार साफ सुरक्षित दिखती है। लेकिन सीधे रुक करते हैं रेणुका चौधरी जी का। रेणुका जी, आखिर ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी है? ये वाकई मुसीबत की घड़ी है, चाहे आप कितना भी उससे मुंह मोड़ ले और कहें कुछ नहीं हो रहा है। टीएमसी का मिलना, समाजवादी पार्टी का कहना कि ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, अभी तक तो विपक्षी हल्ला कर रहा था, अब तो साथियों ने तलवारें खींच ली। ठीक है, एक जमहूरियत में, एक डेमोक्रेसी में ये सब चलते रहता है, कई लोग कई प्रयास करते रहते हैं। इसके माने ये नहीं कि जो भी वो सोचते हैं, जो भी सपने देखते हैं, ये सारे सच हो जाएंगे। हमारी ये कोशिश है कि देश की तरक्की, हम कब्जे की कभी नहीं सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम जबरदस्ती जाके कहीं कब्जा करें किसी को। मुलायम सिंह यादव की सियासत को किस तरह हम लोगों का सेवा में काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं, भविष्य के लिए हम बुनियाद बनाते जाते हैं, ताकि इसी बुनियाद पे मंजिल बने। मुलायम सिंह यादव की सियासत को कांग्रेस पार्टी किस तरह से कोशिशें हमने कई देख चुके हैं, ऐसे कोशिश हम कई देख चुके हैं, और हम अभी भी देखते रहेंगे। वो करने दीजिए, वो कोशिश करनी चाहिए। एक डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि लोग ऐसे भी सोचे और वैसे भी सोचे। तो आपको भरोसा है कि जैसे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आपने इधर से या उधर से समझा लिया था, या फिर कुछ लोग कहते हैं डरा लिया था, एक बार फिर से वही कर लेंगे समाजवादी पार्टी के साथ? कुछ डराने की कोई किसी की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। हम अपने हित में चल रहे हैं। अब लोग समझते हैं, देश समझता है कि जो भी है हमारे नुक्स जो भी हो, मगर फायदा देश का ही होगा, और देश के हित में हम सोचते, ये भरोसा लोगों को खूब है। और ये जो बाकी लोग ट्राई करते रहते हैं,
करने दीजिए, करना भी चाहिए। जिसको जिस तरह से कोशिश करनी है वो करने दें। और कोशिशों की बात हो रही है तो राजीव प्रताप रूडी जी, जेडीयू का अलग से गुजरात में चुनाव लड़ना, गुजरात जो कि बहुत अहम है आपकी पार्टी के लिए, वहां पर अलग से चुनाव लड़ना, नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, एक तो अगर आप वहां कैमरा पर, अंजना जी अगर आप स्टूडियो में हैं तो हर सवाल का एजेंडा आप सेट नहीं करेगी। अभी रेणुका जी ने कहा, जरा मैं उसके बारे में पहले आ जाऊं, फिर मैं गुजरात को चलता हूं, क्योंकि एक ही बार सब चीज की सफाई होती चलनी चाहिए टेलीविजन इंटरव्यू पर। और इन्होंने कहा कि भाई लोग पार्टी बनाते हैं, कोशिश करते हैं, एकदम ठीक कह रही है मुलायम सिंह के बारे में। और मुलायम सिंह के बारे में जो ये चर्चा है कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं और दिल्ली में उनका साथ चलते हैं, आखिर मुलायम सिंह जी है कौन? मुलायम सिंह जी आज यूपीए के पार्टनर हैं और उनको अब बहुत पीड़ा हो रही है कि शायद कांग्रेस के साथ है, उनका राहुल जी का इमेज खराब हो रहा है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने जब सरकार को पिछले 8 वर्षों में कांग्रेस की सरकार को जरूरत बनी है, आप बीच में कहां से चली आई मैडम, मैं बोल रहा हूं ना, वो 8 साल तक जब उनको जरूरत पड़ा तो बैसाखी के रूप में मुलायम सिंह, तो या तो उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये एजेंडा जरूर सेट कर दिया देश के सामने कि भ्रष्टाचार के मामले में ये तय करना पड़ेगा, चाहे वो एनडीए के समर्थक हो या यूपीए के समर्थक हो, कि भ्रष्टाचार के मनमोहन सिंह जी के और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ है या कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तय करना होगा। तो मुलायम सिंह ने जब महंगाई पर पीएसी में जेपीसी की चर्चा हुई और प्रधानमंत्री के सचिव को आना था तो उसमें उन्होंने उनका साथ दिया। इसी प्रकार से जब 2G का मामला था उसमें साथ दिया। तो आज जब अगर सचमुच मुलायम सिंह की ये पीड़ा है जो वो कलकत्ता में भाषण दे रहे हैं और तीसरा मोर्चा बनाना चाह रहे हैं, तो अगर हो सकता है उनके पास एक गुंजाइश है, राष्ट्रपति के पास जाकर के अपने समर्थन का पत्र वापस लेना चाहिए और उसके बाद जो भाषण दे रहे हैं तो शायद देश को ये पसंद आएगा। तो मुझे लगता है कि रेणुका जी मुलायम सिंह के बारे में पूरी बात जानती हैं और आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मंच है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों में। तो चलिए शुरुआत है और देखते हैं कि आखिर में इसका परिणाम क्या निकलता है। लेकिन आप क्या बोलती है मैडम, कुछ समझ में नहीं आता है, सवाल का जवाब होगा तो मजा आता है, अब मैं कह सकती हूँ बोल देती है। लेकिन सवाल जो मैंने पूछा था राजीव जी, आपने उससे बिल्कुल एकदम बाइलेन से निकल गया। सवाल यह है कि नीतीश जी क्या सोचकर अलग चुनाव लड़ रहे हैं? वो सवाल अब मैं जवाब दे दूं, अब मैं सवाल देता हूं। क्या नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, उत्तर प्रदेश में भी जनता दल यूनाइटेड, जब भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ रही थी तो वो खिलाफ लड़ रहे थे। अगर आज अगर वो अपने प्रत्याशी वहां खड़ा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमने कभी, वो एनडीए के पार्टनर है, लेकिन हमारा जहां तक पार्टनरशिप का सवाल है वो बिहार में, और हमारी अच्छी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जब बीजेपी के साथ बिहार में चल रही है और नीतीश जी की इस बार इच्छा है कि गुजरात में लड़ना, तो उसमें आखिर किसी को क्या कठिनाई हो सकती है? और हम भी जानते हैं कि गुजरात में क्या कठिनाई है कि अगर मुलायम सिंह जी जाएंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा, इसलिए मुझे लगता है नीतीश जी ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अगर वहां जाएंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा, इसलिए अच्छा। साबिर अली साहब, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आप वहां पर पहुंचे हैं या उसमें कोई दिल्ली तक पहुंचने के लिए? नीतीश जी हम लोग के मित्र हैं, इंडिया के मित्र हैं, बाकी लोग क्यों परेशान हैं? साबिर अली साहब, दिल्ली पहुंचने के लिए या फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए? और नीतीश जी उसके नहीं, देखिए ना ही दिल्ली पहुंचने के लिए और ना ही किसी को फायदा नुकसान, ये बात ठीक है कि राजीव जी ने ठीक कहा कि हम लोग यूपी में इलेक्शन लड़े अलग अलग, और पार्टी है, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है और हर पार्टी का ये मन रहता है कि अपनी पार्टी का व्यापक रूप करे, और जब तक के कोई पार्टी अलग से कहीं लड़ता नहीं है तो उसकी फिर व्यापक उसकी पहचान और फिर। लेकिन गुजरात में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के मायने बहुत कोई बड़े होते हैं, लेकिन ना अलग अलग प्रदेश का लगे, हम लोग एनडीए बिल्कुल मजबूती के साथ कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, नीतीश जी की अगुवाई में चल रही है, एनडीए में साथ है। लेकिन एक साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोयला घोटाले पे हमारी आपने बात कुछ नहीं मांगी। बात नहीं मानी? मैं सवाल आपका नहीं समझ पाई, लौटूंगी आपके पास ब्रेक के बाद, लेकिन अबू आजमी साहब के पास रुक करते हैं। अबू आजमी साहब, बड़ा सवाल यह है कि आपने कहा था कि हम जनता को भी कभी निराश नहीं करते हैं, लेकिन हम सरकार को भी कभी निराश नहीं करते हैं। फिर अब ये किस राह पर निकल गए हैं आप? कौन सा वो सी हरियाली आपको दिख रही है आगे, जिसकी वजह से अब आप सरकार को निराश करने की हिम्मत दिखा रहे हैं?
नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी सत्ता की लोभी नहीं है। हम देश का हित चाहते हैं। देश में सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत ना होने पाए। जब ऐसा समय आता है कि बीजेपी और कांग्रेस में एक को चुनना पड़ेगा, तो हम जहर का घूंट समझ करके कांग्रेस को वोट लेते हैं, इसलिए कि बीजेपी सत्ता में आने ना पाए। परंतु इस समय ये समय आ गया है कि कांग्रेस ने हद कर लिया है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, चारों तरफ, और वो कोई छोटा मोटा नहीं, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला चल रहा है। समाजवादी पार्टी कोई समर्थन आपकी बात पर कोई क्यों यकीन करे? आप एक दिन कुछ और बोलते हैं ममता बनर्जी के साथ राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर, अगले दिन कुछ और बोलते हैं, फिर ये तमाम बातें होती है कि सीबीआई से आपका। हम पे सब लोग यकीन करें, हम लोग बीजेपी के खिलाफ नो, हम सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी जैसी सामुदायिक शक्ति इस देश में सत्ता में न आने पाए, इसलिए हमको जो है कांग्रेस को न चाहते हुए सपोर्ट करना पड़ता है। आपको जब अभी देश में चारों तरफ कांग्रेस के खिलाफ आदमी घबरा जाता है ना, तो खुदकशी कर लेता है। कांग्रेस इस वक्त, कांग्रेस के पास कोई नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस खुद से सरकार छोड़ देगी। देखना, हमारे सत्ता हमारे करने नहीं करने कोई मतलब नहीं है। बल्कि आप मुझे लगता है आने वाला कि कांग्रेस कहेगी कि भाई हम तो जो है नेता कह रहे थे खत्म करते सरकार डिजॉल्व करते कि अचानक जो का मामला है उसके खिलाफ है, और अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति बड़ी आस्ते आस्ते 6 महीने में ही खत्म, नुकसानदेह स्थिति में चले गए। अब अचानक इनको बेचैनी जगी है और उनको लगने लगा है कि देश लहरा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कामयाब न होने की बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश हो या देश में क्योंकि न घर के हैं न घाट के हैं, अपने राज्य में अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो अब कलकत्ता पहुंच के वहां से कह रहे हैं, और उनके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ये कह रहे हैं सबसे बड़े स्टेट में हमारी सरकार है। आप क्या बात करते हैं? समाजवादी पार्टी कहा है आने वाला 2014 समाजवादी पार्टी तय करेगी कि उनके पक्ष में देते हैं, भाषण कुछ और देते हैं। इसलिए मुलायम सिंह के इस विषय पर बहुत कोई क्रेडिबिलिटी रह जाएगी या उनके नेताओं का कुछ करेंगे। अजीब सी बेचैनी है उनमें। नीतीश कुमार जी भी सरकार के साथ है। एनडीए के डिनर में सोनिया जी के साथ रामगोपाल जिस कोयले के आवंटन के आरोप में जो उसमें किताब है उसके बारे में ख्याति लेते हैं, तो कल शाम को क्या कहेंगे, अगले दिन सुबह क्या कहेंगे? ये तमाम समाजवादी पार्टी के बारे में आपको बहुत ये तमाम सवाल बहुत रेणुका जी कुछ कह रही है। एक सवाल में लोगों को पोजीशन में बिठा के रखी है। रेणुका जी बोलिए। मुझे बहुत अफसोस है कि राजीव प्रताप रूडी बोले जा रहे हैं, तो बोलेंगे ही क्योंकि ये लोग ऐसे बोलते हैं जिसमें कोई बुनियाद नहीं होती, सोच विचार नहीं होती, और बोलते जाते हैं। इसीलिए तो ये ऑपोजिशन में बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। ये मैं बता दूं, इतना तो मैं बता दूं कि क्योंकि ऐसे जो कम्युनल फ्रंट की पार्टी है, इनको इस देश में हम कभी नहीं आने देंगे। ये मैं बता दूं। रेणुका जी, ये सवाल है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से अपने बोल कई विषयों पर बदले हैं, इस वजह से ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि यकीन क्यों हो। अबू आजमी साहब, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, लेकिन ब्रेक में आपको दे देती हूं ताकि आप उस पर विचार कर सके। अगर ऐसी परिस्थिति आती है, जैसा कि देश हित में सब कुछ आप करते हैं, आपकी पार्टी करती है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकार आपकी बन रही हो और बीजेपी से समर्थन लेकर, बाहर से ही सही समर्थन लेकर सरकार बनाना हो, तब क्या देश हित में आपकी पार्टी वो करेगी? वक्त जाए किए बिना सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। अबू आजमी साहब, हमने सुना है कि मुंबई में आपके बेटे का एक रेस्टोरेंट भी है, विडंबना देखिए, उसका नाम कोयला है, और कोयले पर ही आप चाह रहे हैं कि सरकार गिर जाए और आप सत्ता में आ जाए। सवाल यह है कि बीजेपी का समर्थन लेंगे? नहीं, कोयला रेस्टोरेंट तो है, तो कोयला तो हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोयला का घोटाला थोड़ी करते हैं हम लोग। नहीं, बीजेपी का समर्थन अगर लेना पड़े बाहर से सरकार बनाने के लिए, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमेशा देश हित में ही आप काम करते हैं, तो लेंगे क्या, हाँ या ना? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एक ऐसी स्थिति पिछली बार आई थी सरकार बनने में, कुछ छोटी छोटी पार्टी के लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी को बुलाया था एक 5 स्टार होटल के अंदर, और एडवाणी जी भी को बगल के कमरे में बिठा कर रखा था, और उस वक्त कहा था कि बीजेपी से बात हो गई, आपको सपोर्ट करेंगे, आप सरकार बनाइए, बीजेपी बाहर से आएगी। परंतु मुझे गर्व इस बात का मेरे नेता के ऊपर कि मुलायम सिंह यादव जी ने 2 टूक जवाब दिया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी नहीं मिल सकती। आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपका समय नहीं है, परंतु बता दूं मैं आपको, जब एटॉमिक समझौते के ऊपर सरकार आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी का समर्थन ऐसी स्थिति में भी नहीं लेंगे, ये पार्टी इतनी अछूती है आपके लिए। साबिर अली साहब कुछ कह रहे हैं। साबिर साहब, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कल्याण सिंह कहाँ से आए थे, जरा पूछ लीजिए इनसे। कल्याण सिंह की
कल्याण सिंह की सरकार में आपने बात का समर्थन दिया था, अब आदमी क्या है कांग्रेस कराए थे कि मुझे बीजेपी को बर्बाद करना है, यहाँ पे दंगे हो गए, कांग्रेस आए थे और ये बर्बाद करना है। अब कांग्रेस पार्टी है जो वोट 15 से जाता है, यहाँ समाजवादी पार्टी को बुलाना चाहता हूँ। कांग्रेस की कुछ लेने नहीं आए थे मुझे, अगर घर को आग लगी घर के चिराग से, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। छोटा छोटा रिएक्शन, वक्त की कमी है, सच्चाई किसी पे छिपती नहीं है। मैं चाहूंगी कि रेणुका जी और राजीव जी के पास छोटे छोटे सवाल और जवाब। घर को आग लगी रेणुका जी, जितना मुस्कुरा आप रही हैं, क्या पार्टी भी उतनी ही शांत है? क्या वाकई 2014 परेशानी का रूप बनकर आ रही है? इस बात का एहसास है कांग्रेस को? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत क्लैरिटी है अपने मन में और हमारे अंतरात्मा में। हमें पूरा पता है कि हम कोई इस कोयले के मामले में हमने कोई गलती नहीं किया। हम सबूत समेत देश के सामने पेश करने हम तैयार हैं। भाजपा क्यों भाग गई? ये बहाना बनाते हैं कि पार्लियामेंट में आंकड़े हैं और इसलिए हम कुछ कह सकते हैं और कुछ निकल सकते हैं। ये झूठ है, ये असत्य है, और ये भाजपा धज्जे उड़ा के, अफवाहें उड़ा के लोगों को हमेशा ही ऐसा बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मगर देखिए, नतीजा देखिए कि भाजपा हमेशा ऑपोजिशन में ही बैठे रहेगी। तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी भाजपा। शायद आपकी बात वो ऑपोजिशन में भी नहीं, क्योंकि इनको हाउस चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमेशा ही पार्लियामेंट बंद करवाने की कोशिश में रहते। पार्लियामेंट में आते, बाहर रहिए राजीव जी बाहर। और आपको तो तैयारी ये भी करनी है कि क्योंकि बहुत सारे नाम आ रहे हैं और शरद यादव जी ने कह दिया है कि पकौड़ी का पद हो गया प्रधानमंत्री का। मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल। मैं इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। मैं 1 मिनट इसको स्पष्ट कर दूं, जो इन्होंने 1 मिनट मैं स्पष्ट कर दूं। मैं रेणुका जी का जवाब मैं दे दूं 1 मिनट। रेणुका जी, आपको याद होगा कि पिछले सत्र में जब भारतीय जनता पार्टी ने सदन को रोका था, तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लिया राजा साहब से, और राजा साहब जेल में गए। और आज आप ही की सरकार जो 1600 करोड़ में स्पेक्ट्रम बेची थी, आज उसे खुद 1,20,000 करोड़ में बिक रहा है। अगर हमारे बाधा उत्पन्न करने से सुनती तो है नहीं, क्योंकि हमारे बाधा उत्पन्न करने से अगर देश का खजाना भरे तो भारतीय जनता पार्टी देश का खजाना भरने का काम करेगी। और दूसरा ये स्पष्ट कर दे, चलिए सीएजी का रिपोर्ट हम छोड़ देते हैं। क्या ये सच नहीं है कि जिस अवधि में देश के प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे, वक्त की कमी है राजीव जी, जांच हो सकता है जब देश का प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर बैठा हो। वक्त की कमी है, इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि 2014 करीब दिख रहा है तमाम पार्टियों को, लेकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि इस कोयले की खान में सब काले दिख रहे हैं फिलहाल, और इस काले से जनता परेशान हो चुकी है।